दोस्तों नमस्कार। आज है 14 अप्रैल 2020 और आज के हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 129वीं जयंती 14 अप्रैल को है। तो इनके बारे में हम भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनका जन्म महू उस समय के मध्य प्रांत या आज का जो मध्य प्रदेश है यहाँ हुआ था। और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जिसकी ये 14वीं संतान थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। चूंकि ये महार या दलित जात से संबंधित थे और उस समय इसे अछूत समझा जाता था। इनका जन्म महू में हुआ था, किंतु इनके पिता जब महू से अपने गांव जो कि रत्नागिरी के अंबादावे गांव, इनके गांव का नाम अंबादावे था जो कि रत्नागिरी नामक जिले में स्थित था। तो जब इनके पिताजी अपने गांव गए तो इनका नाम अंबादावे कर रखा गया और बाद में यही नाम परिवर्तित होकर अंबेडकर हो गया। इनकी 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह रमाबाई अंबेडकर से हुआ, जिनकी 1935 में मृत्यु हो गई। तो उन्होंने दूसरी शादी 1948 में 1948 में सविता अंबेडकर से किया, जिनकी मृत्यु 2003 में होगी। फिर आगे चलकर ये शुरुआती स्तर पे प्रारंभिक शिक्षा चूँकि इनके पिताजी महू में एक कंटेनमेंट में छावनी में एक आर्मी ऑफिसर थे, तो सूबेदार के पद पर उस समय ब्रिटिश काल में तैनात थे। तो जब इनको रिटायरमेंट मिला तो अपने गांव जब रत्नागिरी गए तो रत्नागिरी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद ये उच्च शिक्षा यानी दो विषय से इन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद इन्होंने पीएचडी किया। तो पीएचडी इन्होंने ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र किया है। तो 1921 में जो थेसिस था, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन नामक थेसिस पर इन्होंने शोध किया और 1927 में इन्होंने अपनी पीएचडी पूरा की। ये अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखते हैं अंबेडकर साहब कि इन्हें जब स्कूलों में भेज जाते थे तो जो अन्य बच्चे थे, जब इनको बच्चों को पता चल गया कि महार या छूत जनजाति से हैं तो उससे दूरी बनाकर बैठते थे। इन्हें इतना ही नहीं, इन्हें अध्यापकों के द्वारा भी भेदभाव की नज़र से देखा जाता था, भेदभाव किया जाता था। और ये लिखते हैं कि जिस दिन चपरासी नहीं होता था उस दिन ये अगर प्यास लगी है तो इन्हें बगैर प्यास से रहना होता था। अगला इसी संबंध में इन्होंने बुक भी कई लिखी है। तो 1936 में द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट बुक लिखते हैं और 1946 में हु वर द शूद्राज नामक पुस्तक लिखते हैं और कहते हैं जो शूद्र की उत्पत्ति की गई वो शुरुआती स्तर पे नहीं थी, बल्कि ये जब आर्यन आए तो आर्यन में जो ब्राह्मण वर्ग थे अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उन्होंने निम्न वर्ग को शूद्राज में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया, जिसका आधार इन्होंने मनुस्मृति बताया और मनुस्मृति को इन्होंने जलाया तक भी। तो ये 2 इनकी बुकें ध्यान रखिएगा 1936 में, और कई हैं लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 1936 में ये बुक लिखते हैं द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, 1946 में हु वर द शूद्राज नामक बुक लिखते हैं। इसके अलावा शुरुआती स्तर पे आपका जो शूद्रों के साथ भेदभाव होता था उसे मिटाने का प्रयास करते हैं और 1920 में मूक नायक नामक समाचार पत्र मुंबई से प्रकाशित करते हैं। 1926 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं। तो कब? तो 1926 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन करते हैं। 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक कम्युनियल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है, जिसमें दलित समुदाय को 71 सीटें केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित कर दी जाती हैं। लेकिन इससे महात्मा गांधी अत्यधिक व्याकुल व व्यथित होते हैं। इसी को लेकर यरवदा जेल में अनशन शुरू कर देते हैं और फिर अंबेडकर व गांधी के बीच एक 1932 में पूना पैक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा। और पूना पैक्ट में जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है और संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया जाता है और केंद्रीय विधानसभा में सीटों की संख्या 71 की बजाय 147 एसटी या एससी दलित समुदाय के लिए रिजर्व आरक्षित कर दी जाती हैं। तो जब भारत आज़ाद होता है, आज़ादी के पहले भी
जब संविधान सभा का 1946 में गठन होता है तो इन्हें प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर भी बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर होते हैं, जिसके 6 सदस्य यानी टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद आपका इन्हें भारत का पहला लॉ मिनिस्टर या कानून मंत्री भी बनाया जाता है। 1952 में ये बम्बई से चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। फिर राज्यसभा से इन्हें उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में भेजा जाता है। तो इसके अलावा ये राज्यसभा में अपनी मृत्यु 1956 तक राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, लेकिन 1950 के बाद ही इनके जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या उस समय हिंदू धर्म से काफ़ी इनका विरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और फिर अंततः ये विरोध के चलते अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं और अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और अंततः 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती और इनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि के नाम से जानी जाती, जो कि मुंबई में स्थित है। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा जाता है। अगला देखते हैं, ई-नाम के 4 साल पूरे हुए तो ई-नाम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। तो इसी को पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसके अंतर्गत जो कृषि वस्तुएं होती हैं, कमोडिटी होती है, उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें किसान, व्यापारी व क्रेता ऑनलाइन मोड में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का क्रय विक्रय कर सकते हैं, यानी किसान उचित मूल्य पर, व्यापारी उचित मूल्य पर वस्तुओं को खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत 585 जो APMCs मंडी थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उनको क्या इंटीग्रेट करने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क, पैन इंडिया स्तर पर नेटवर्क तैयार करना था, उसी के लिए इसे लाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसानों, चूँकि किसानों की आय ज़्यादा करने के लिए प्रयास किया गया। APMC एक्ट 2003 का था, तो उसमें ये प्रावधान था कि किसान अपनी नज़दीकी मंडी में अपने उत्पादों को बेचेगा, अन्य भारत के भाग में वो अपना उत्पाद नहीं बेच सकता। लेकिन इसमें संशोधन APMC में भी आगे चलकर किया गया 2018 में, तो उसका भी हम बताएंगे। और इसी के अंतर्गत 585 मंडियों को इंटीग्रेट करने का प्रयास जारी है। अधिकांश मंडियों को इंटीग्रेट किया जा चुका। वो रियल टाइम में उचित मूल्य पर पूरे भारत में जहां भी किसान को उचित मूल्य मिल रहा है वहां पर अपने उत्पादों का, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का क्रय विक्रय कर सकता है। क्रियान्वयन एजेंसी इसकी कौन है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अटल नवाचार मिशन। नीति आयोग व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों में को लैब कैड का शुभारंभ किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, को लैब कैड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग प्लस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, 3 लोगों ने मिलकर किया। तो ये है क्या, ये जान लेते हैं। तो एक प्रकार का ये क्या है? कोऑपरेटिव नेटवर्क है, सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? 2D जो ड्राफ्टिंग व डिटेलिंग के माध्यम से 3D प्रोडक्ट डिजाइन किया जाएगा, अर्थात यह 2D ड्राफ्टिंग व डिटेलिंग से 3D प्रोडक्ट डिजाइन करने वाला एक समग्र अभियांत्रिकी समाधान है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक कोलैब कैड छात्रों को 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन तैयार करने में सक्षम बनाएगा। तो क्या करेगा? ये 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसके माध्यम से तैयार की जा सकेगी। इसका उद्देश्य अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मकता, क्रिएटिविटी व कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और उनमें संशोधन करने के लिए एक शानदार मंच उपलब्ध कराना है। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा तैयार करने, उसका स्टोरेज करने व विजुलाइज करने व उसी पैटर्न पर नया डिजाइन बनाने के लिए सक्षम बनाता है। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को गेम प्लेयर से गेम मेकर की ओर ले जाने की ओर अग्रसरित है कि परिकल्पना प्रस्तुत करता है। यह टिंकल फ्रॉम होम नामक अभियान का भाग है। तो हम जान लेते हैं अटल टिंकरिंग लैब है क्या। यह नीति आयोग की एक पहल है जिसके अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन
को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भारत के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 19,114 लैब स्थापित किए गए हैं। उन्हीं को अटल टिंकरिंग लैब के नाम से जाना जाता है। अगला है कोविड ज्ञान नामक वेबसाइट का निर्माण किया गया। तो एक कोविड ज्ञान अभी कोरोना या कोविड-19 का प्रचंड रूप पूरे विश्व व्याप्त है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोविड ज्ञान नामक यानी वेबसाइट बनाई गई। तो सार्वजनिक डोमेन में इस महामारी के वैज्ञानिक, साइंटिफिक व तथ्यात्मक फैक्चुअल पहलुओं को लाने के लिए कोविड ज्ञान नामक एक बहुसंस्थागत बहुभाषी विज्ञान संचार पहल का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण 3 संस्थानों ने मिलकर किया है। नंबर 1 है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, दूसरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और तीसरी है टाटा मेमोरियल सेंटर। तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और प्लस तीसरी है टाटा मेमोरियल सेंटर, इन्होंने मिलकर तैयार किया है कोविड ज्ञान नामक वेबसाइट को। अन्य सहयोगी संस्थाएं इसमें विज्ञान प्रसार इंडिया, बायोसाइंस एंड बेंगलोर लाइफ साइंस क्लस्टर ने भूमिका निभाई है। इंडिया, बायोसाइंस और बेंगलोर लाइफ साइंस के अंतर्गत 3 बॉडी काम करती हैं। एक है इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, और दूसरा है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हैदराबाद में स्थित है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म। और अगला तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। इसे 3 अप्रैल 2020 को लाइव किया गया था और यह वर्तमान समय में कोविड ज्ञान वेबसाइट यानी निर्मित हो चुकी है। कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए संसाधनों के संग्रह को एक हब के रूप में लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन इन इंडिया में हुआ और पीआईबी में काफ़ी चर्चा में था। जो इम्पॉर्टेंट है न्यू ईयर सेलिब्रेशन उसको हम जान लेते हैं। तो इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश का उगाडी। उगाडी पूछा जाए नववर्ष से कहाँ का होता, भारत की किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अलावा उगाडी जो है ये अरुणाचल प्रदेश व कर्नाटक में भी मनाया, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में भी उगाडी मनाया जाता है। कर्नाटक के कुछ भागों में उगाडी का आयोजन किया जाता है। तो उगाडी जो फेमस है वो आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में सांगकेन है, इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। असम में भी सांगकेन व बोहाग बिहू मनाया जाता, और बाकी यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार इत्यादि राज्यों में होली नए वर्ष के रूप में आता है। गोवा में रोस हसनाह नए वर्ष के रूप में आता, तो गोवा में पूछा जाए तो रोस हसनाह नए वर्ष के रूप में आता। गुजरात में बेस्तु वरस आता है। हरियाणा व पंजाब ये बैसाखी अभी चर्चा में था, 13 अप्रैल जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपका बैसाखी के दिन ही हुआ था, ध्यान रखिएगा, आगे बताएंगे किसी दिन। हरियाणा व पंजाब में आपका बैसाखी नए वर्ष के रूप में, और महाराष्ट्र वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा ये आपका कहाँ होता, महाराष्ट्र में होता है, तो महाराष्ट्र वाला ध्यान रखिएगा। फिर मणिपुर में आपका क्या है, चेरा ओबा है, तो चेरा ओबा ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय में का बाम खाना सनोंग, का बाम खाना सनोंग ये आपका मेघालय में होता है। सिक्किम में लोसूंग होता है। उड़ीसा में ये भी पीआईबी में था, महाविषु संक्रांति या पाना संक्रांति के नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा में महाविषु संक्रांति या पाना संक्रांति मनाया जाता। पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में पोहेला बोईसाख के रूप में मनाया जाता। केरल में विषु के रूप में मनाया जाता, और कुछ हिस्से कर्नाटक भी विषु मनाता है, तो विषु कर्नाटक और में के कुछ हिस्सों में विषु व उगाडी दोनों मनाया जाता है। तमिलनाडु में पुथांडी मनाया जाता। अब भारतीय कैलेंडर की बात कर ले तो भारतीय कैलेंडर एक शक संवत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, ना कि विक्रम संवत पर। तो शक संवत पर भारतीय कैलेंडर आधारित है, जिसे 78 ईस्वी से शुरू माना जाता शक संवत, और फिर ये 1957 में इसे अपनाया गया भारत की स्वतंत्रता के बाद। इस बार पीसीएस का क्वेश्चन आप देखिएगा पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं उपरोक्त जो बताएं उनमें से कुछ आपका चंद्र यानी मून पे आधारित है, लूनर पे, और कुछ सोलर यानी सौर सिस्टम पे आधारित है। तो सोलर वाले याद रखिएगा, कम है, बाकी आपको याद रखने की जरूर नहीं। उधर बैसाखी जो अभी बताएं पंजाब हरियाणा का, और इधर आपका असम का, असम के साथ साथ पंजाब हो गया, असम हो गया, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर आपका गुजरात हो गया, और आपका केरल हो गया। ये आपका सोलर सिस्टम पे आधारित है। बाकी चंद्र
मास पर आधारित हैं, ना कि सोलर सिस्टम पे। तो ये ध्यान रखिएगा, सोलर वाले इतने राज्य आपको बताए वो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि कुछ अन्य। तो नवरेह एक कश्मीर में मनाया जाता है। नवरात्रा, ये नवरात्रा पूछा जाए तो जम्मू में नववर्ष नवरात्रा के रूप में, और नवरेह कश्मीर में। और चेती चांद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेती चांद सिंध में मनाया जाता। चेती चांद कहाँ मनाया जाता? सिंध में मनाया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट था वो बेरोसोम था। तो बेरोसोम है क्या? ये आपका इनवेलप्ड वायरस हैं जो पार्टिकल्स की भांति होते हैं। इनवेलम माने लिफाफा जो होता है, लिफाफे नुमा वायरस होते हैं, और आपका ये पार्टिकल्स की भांति होते हैं। तो लिपिड बेस्ड कैरियर्स के रूप में ये काम करते। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि बेरोसोम है क्या? तो ये आपका इनवेलप्ड वायरसेस हैं जो कि पार्टिकल्स जैसे होते हैं और लिपिड बेस्ड कैरियर्स के रूप में कार्य करते हैं। अगला है वर्मी वेट। वर्मी वेट क्या है? ये इंडिजेनस हर्बल मेडिकेशन या डीवार्मर है। तो अगर ये सीधे पूछ लेगा कि वर्मी वेट है क्या, तो ये इंडिजेनस स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एक हर्बल है मेडिकेशन। डीवर्मर वार्म यानी कृमि होते हैं, उसको समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? वर्मी वेट का। तो आज का डिस्कशन ये समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब हुआ, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।